लेसन फर्स्ट, क्लास 12 अकाउंट्स। बुक फर्स्ट बुक का फर्स्ट लेसन अलाभकारी संस्थाओं के खाते या अकाउंट्स फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या अलाभकारी संस्थाएं। ऐसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ न कमाकर जनहित के कार्य करना है या लोगों को सेवाएं देना है या जनहित के कार्य करना है, सोशल वेलफेयर का काम करना है, तो ऐसी जो संस्थाएं होती है वे संस्थाएं कहलाती है अलाभकारी संस्थाएं। इन संस्थाओं को लॉस या प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है। इनका उद्देश्य केवल लोगों को सेवाएं देना है। अलाभकारी संस्थाएं नो लॉस नो प्रॉफिट के बेस पर चलाई जाती है। गवर्नमेंट स्कूल जो है ये एक एनपीओ का ही एग्जाम्पल है कि स्कूल वगैरह जो गवर्नमेंट स्कूल चल रही है वो नो लॉस नो प्रॉफिट के बेस पर चल रही है। चाहे उसमें बच्चे कितने भी हो और कुछ भी हो, वहाँ टीचर की सैलरी वगैरह जो गवर्नमेंट दे रही है या पे कर रही है वो उन्हें बराबर मिल रही है। तो गवर्नमेंट स्कूल हो गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया या गवर्नमेंट कॉलेज हो गया, ये कुछ एनपीओ के एग्जाम्पल है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर जो होता है, इस स्ट्रक्चर में एक पर्सन होता है जिसको सेक्रेटरी या सचिव कहा जाता है। तो यहाँ पर अपन इस चैप्टर में दो चीज़ों के मीन्स समझेंगे। फर्स्ट मीन्स अलाभकारी संस्था या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा पेशेवर व्यक्ति। यहाँ पर पेशेवर व्यक्ति से मीन्स ऐसे पर्सन से है जो लोगों को सर्विस प्रोवाइड करवाता है या लोगों को सर्विस देता है। तो वह व्यक्ति जो लोगों को सेवाएं देता है या लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराए पेशेवर व्यक्ति कहलाता है, प्रोफेशनल पर्सन कहलाता है। पेशेवर व्यक्ति में टीचर हो सकता है, इंजीनियर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिनमें लोगों को सर्विस दी जाती है और पेशेवर व्यक्ति गुड्स का सेल और परचेज नहीं करते हैं, यानी ये बिजनेस में गुड्स सेल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अलाभकारी संस्था और पेशेवर व्यक्ति इन दोनों की जो अकाउंटिंग होती है वो अकाउंटिंग का पूरा बेस सेम रहता है। यानी जो अलाभकारी संस्था है अकाउंट्स बनाने के लिए प्रोसेस फॉलो करती है, वही प्रोसेस पेशेवर व्यक्ति द्वारा भी फॉलो की जाती है। तो यहाँ पर अलाभकारी संस्था है वो पेशेवर व्यक्ति जो जो अकाउंट्स बनाएंगे या जो जो अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, इनको प्रिपेयर करने से पहले इनको अपनी कुछ बुक्स रखनी पड़ेगी। ये बुक्स ओपनिंग एंट्री बुक्स कहलाती है। यानी ये संस्था है सबसे पहले अपनी अकाउंटिंग इन्हीं बुक्स में करती है। तो ऐसी जो बुक्स रखती है वो बुक्स 5 होती है। तो अलाभकारी संस्थाएं और पेशेवर व्यक्ति अपने यहाँ पर अकाउंट्स या हिसाब के लिए 5 बुक्स रखते हैं। इन 5 बुक्स में ओपनिंग एंट्री करते हैं, मीन्स ये अपने क्लाइंट्स या ग्राहक का पहला जो एंट्री करेंगे वो इन्हीं बुक्स में करेंगे। तो यहाँ पर बुक्स में फर्स्ट है मेंबर्स रजिस्टर, सेकंड है स्टॉक रजिस्टर, थर्ड है अटेंडेंस रजिस्टर या मीटिंग रजिस्टर भी कहते हैं इसको, फोर्थ है रिसिप्ट रजिस्टर एंड फिफ्थ है पेमेंट रजिस्टर। तो एनपीओ पेशेवर व्यक्ति अपने ओपनिंग एंट्री या फर्स्ट बार अकाउंटिंग के लिए 5 बुक्स रखते हैं। इन 5 बुक्स में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। फर्स्ट है सदस्य या मेंबर रजिस्टर। मेंबर रजिस्टर में हमेशा सबसे पहले मेंबर के नाम पते लिखे जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने अपनी स्कूल में एडमिशन लिया तो स्कूल वालों ने आपका नाम, पता, पेरेंट्स के नाम, पते, मोबाइल नंबर ये सारे आपसे लिए। तो ये एक तरह से मेंबर रजिस्टर है। यानी इनके पास जो मेंबर आएगा उस मेंबर का सारा
डिटेल ये जिस रजिस्टर में लिखेंगे उसे कहा जाएगा मेंबर्स रजिस्टर। तो यहाँ पर अलाभकारी संस्थाएं और पेशेवर व्यक्ति अपनी अकाउंटिंग या एनपीओ और प्रोफेशनल पर्सन अपनी अकाउंटिंग सेम तरीके से रखते हैं और सेम तरीके से रखने के लिए ये कुछ 5 बुक्स रखते हैं। इन 5 बुक्स में एंट्री करते हैं। इसी तरीके से आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते हो तो हॉस्पिटल में फॉर्म देने के बाद वो आपसे आपका नाम पता ये जो पूछता है वो उनका मेंबर रजिस्टर है और वो उसमें उसकी डिटेल लिखते हैं। तो एनपीओ और पेशेवर व्यक्ति व्यवहारों का लेखा या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए 5 बुक्स रखेंगे। फर्स्ट कहलाएगी मेंबर रजिस्टर, सेकंड बोलेंगे स्टॉक रजिस्टर, थर्ड मीटिंग रजिस्टर, फोर्थ रिसिप्ट्स रजिस्टर, फिफ्थ पेमेंट रजिस्टर। मेंबर रजिस्टर में इनके जो भी मेंबर होंगे उनके सारे नाम, एड्रेस, अदर डिटेल लिखी जाएगी। स्टॉक रजिस्टर जो होगा, स्टॉक रजिस्टर में अलाभकारी संस्थाएं और पेशेवर व्यक्ति अपनी एसेट्स या लायबिलिटीज़ की अकाउंटिंग करते हैं। यानी स्टॉक रजिस्टर में इन एनपीओ के पास क्या क्या एसेट्स है उसका एंट्री की जाएगी। इसके अलावा बिल्डिंग, फर्नीचर, वैसे एनपीओ नो प्रॉफिट नो लॉस के बेस पर चलते हैं, लेकिन इनको अपने एसेट्स को मेंटेन रखने के लिए या एसेट्स का पता लगाने के लिए स्टॉक रजिस्टर रखा जाता है। तो यहाँ पर स्टॉक से मीन्स मेरा ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक इन चीज़ों से नहीं है। मेरा मीन्स है इन एनपीओ के पास या प्रोफेशनल पर्सन के पास जो भी एसेट्स है वो एसेट्स को रिकॉर्ड करने के लिए स्टॉक रजिस्टर रखा जाता है, क्योंकि एनपीओ और पेशेवर व्यक्ति माल का क्रय विक्रय नहीं करते हैं। तो यहाँ पर प्रोफेशनल पर्सन, पेशेवर व्यक्ति अपनी अकाउंट्स में 5 रजिस्टर रखेंगे। फर्स्ट मेंबर रजिस्टर, सेकंड स्टॉक रजिस्टर। तो स्टॉक रजिस्टर में पेशेवर व्यक्ति या प्रोफेशनल पर्सन और अलाभकारी संस्थाएं अपनी एसेट्स का रिकॉर्ड रखने के लिए ये रजिस्टर रखती हैं। अब एग्जांपल में जैसे तुम्हारी स्कूल का देखूं तो तुम्हारी स्कूल में टेबल, कुर्सी, चेयर, फैन, ऐसी बहुत सारी एसेट्स होगी। तो ऐसी जो एसेट्स होती है ये सारी एसेट्स को ये एनपीओ इसमें रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर मेंबर रजिस्टर में अपने मेंबर का नाम और एड्रेस, अदर डिटेल लिखते हैं। स्टॉक रजिस्टर में इनके पास जो भी एसेट्स या एसेट्स रिलेटेड चीज़ें हैं उनको लिखा जाता है। फिर थर्ड है मीटिंग रजिस्टर या बैठक रजिस्टर। मीटिंग रजिस्टर में ये संस्था या ऑर्गेनाइजेशन टाइम टाइम पे कुछ मीटिंग वगैरह भी करती है, जिससे कि सदस्यों, मेंबर और सोसाइटी के बीच में एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक कम्युनिकेशन बनी रहे। तो मीटिंग कब रखी जाएगी, कहाँ रखी जाएगी, इस मीटिंग का एजेंडा क्या रहेगा, इस मीटिंग में किस पॉइंट पे बात की जाएगी, ऐसी सारी चीज़ों को पहले ही एक रजिस्टर में लिख दिया जाता है। या बैठक या मीटिंग होने से पहले या मीटिंग होने के बाद इस मीटिंग में क्या डिसीजन लिए गए, इस मीटिंग का क्या मीन्स हुआ, इस मीटिंग से क्या मीन्स निकला, ये सब देखने के लिए मीटिंग रजिस्टर रखा जाता है। तो थर्ड मीटिंग रजिस्टर। तो मीटिंग रजिस्टर में ये ऑर्गेनाइजेशन अपनी मीटिंगें कब कब करते हैं, इस मीटिंग में क्या डिसीजन हुए, क्या डिसीजन पर काम हुआ है या नहीं हुआ है, इन चीज़ों को लिखा जाता है। फोर्थ होता है रिसिप्ट्स रजिस्टर। रिसिप्ट्स रजिस्टर में एनपीओ जो भी अमाउंट अपने मेंबर से रिसीव्ड करते हैं उसको लिखते हैं। यानी इन एनपीओ द्वारा जो अमाउंट अपने मेंबर से लिया जाता है, जैसे स्कूल में एडमिशन लिया होगा तो वहाँ पर एक एडमिशन फ़ीस जमा कराई होगी आपने। इसके अलावा वहाँ पर आपकी कुछ एक मंथली फ़ीस होगी। तो ये सारी जो फ़ीसें आप जमा करा रहे हैं, ये फ़ीसें ये संस्थाएं अपने रिसिप्ट रजिस्टर में लिखती है। और उसके बाद स्कूल में कुछ काम करने वाले पियोन भी होंगे, कुछ टीचर भी होंगे, बस ड्राइवर भी होंगे, तो इन सबको सैलरी दी जाती है। तो जो सैलरी दी जाएगी वो लिखी जाएगी पेमेंट रजिस्टर में। तो एनपीओ या पेशेवर व्यक्ति या प्रोफेशनल पर्सन अकाउंटिंग करने के लिए टोटल 5 बुक्स रखते हैं। फर्स्ट बुक्स है मेंबर रजिस्टर, सेकंड है स्टॉक रजिस्टर, थर्ड है मीटिंग रजिस्टर, फोर्थ रिसिप्ट्स रजिस्टर एंड फिफ्थ पेमेंट रजिस्टर। तो इन मेंबरों में इन रजिस्टर या बुक्स में अलग अलग अकाउंटिंग की जाती है।
यहाँ पर सबसे फर्स्ट जो है मेंबर रजिस्टर, इसमें केवल मेंबर के नाम, पते, डिटेल्स लिखी जाती है। स्टॉक रजिस्टर में केवल स्टॉक से रिलेटेड चीज़ें लिखी जाती है, यानी इन एनपीओ के पास यानी अलाभकारी संस्थाओं के पास या प्रोफेशनल पर्सन के पास जो भी एसेट्स है उन एसेट्स को इस स्टॉक रजिस्टर में लिखा जाएगा। थर्ड है मीटिंग रजिस्टर, तो मीटिंग रजिस्टर में इनकी अगली मीटिंग कब होगी, कैसे होगी, इस चीज़ को इसमें लिखा जाएगा। फिफ्थ है पेमेंट रजिस्टर, ये संस्था है रिसिप्ट रजिस्टर। फोर्थ है रिसिप्ट रजिस्टर, तो ये संस्था है जो भी पैसा या पेमेंट रिसीव्ड करती है उसको ये पेमेंट रजिस्टर में लिखेगी, रिसिप्ट रजिस्टर में लिखेगी। फिर है पेमेंट रजिस्टर, पेमेंट रजिस्टर में ये अपनी संस्थाएं जितनी भी पेमेंट करती है उन पेमेंट को लिखा जाता है। तो यहाँ पर अलाभकारी संस्थाएं या अकाउंटिंग फॉर एनपीओ वे संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ न कमाकर लोगों की भलाई करना है, जनहित के कार्य करना है, उन्हें कहते हैं अलाभकारी संस्थाएं। अपने आसपास के एरिया से आप नारायण सेवा संस्थान को इसका एक बेस्ट एग्जांपल मान सकते हो कि वो भी एक एनपीओ है या अलाभकारी संस्था है। रीज़न पोलियो से जो पर्सन बीमार है या इनका कुछ यहाँ पर इलाज वगैरह किया जाता है, तो ये अलाभकारी संस्था भी, ये भी एक अलाभकारी संस्था और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये। इसके अलावा अपने आसपास भी बहुत सारी ऐसी संस्थाएं चल रही है, तो ये सारी अलाभकारी संस्थाएं हैं। इन संस्थाओं को नो लॉस नो प्रॉफिट के मोटिव पर मेंबर रन करते हैं और इनका उद्देश्य होता है लोगों की भलाई करना या जनहित के कार्य करना। सेकंड पेशेवर व्यक्ति, वे व्यक्ति जो लोगों को माल का क्रय विक्रय नहीं करते, केवल सेवाएं प्रदान करते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे पर्सन जो लोगों को सेवाएं प्रोवाइड करते हैं उन्हें कहा जाता है पेशेवर व्यक्ति। तो यहाँ पर जो पेशेवर या प्रोफेशनल पर्सन है ये अपनी अकाउंटिंग करने के लिए 5 रजिस्टर लिखते हैं। तो यहाँ पर अलाभकारी संस्थाओं का सीधा सा एग्जाम्पल नारायण सेवा संस्थान हो सकता है, गवर्नमेंट स्कूल हो सकती है, प्राइवेट स्कूल हो सकती है, ये सारी अलाभकारी संस्थाएं हैं और ये एनपीओ कहलाती है। सेकंड है पेशेवर व्यक्ति, वह व्यक्ति जो लोगों को सेवाएं देता है, माल का क्रय विक्रय नहीं करता है या सेल परचेज गुड्स की नहीं करता है, ओनली सर्विस प्रोवाइड करता है, उसे कहते हैं पेशेवर व्यक्ति। पेशेवर व्यक्ति में आप टीचर को ले सकते हो, इंजीनियर है, कोई एलएलबी किया हुआ एक वकील है, ये सारे पेशेवर व्यक्ति। और यहाँ पर मैं जो फिल्मों में एक्टिंग कर रहे हैं ये भी एक पेशेवर व्यक्ति है, क्योंकि ये भी केवल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सारे बंदे पेशेवर व्यक्ति कहलाएंगे। तो अलाभकारी संस्था हो या पेशेवर व्यक्ति हो, ये अपनी अकाउंटिंग जो करेंगे तो अकाउंटिंग के लिए 5 बुक्स रखेंगे। पहली बुक्स का नाम है मेंबर रजिस्टर, यहाँ पर ये अपने सारे क्लाइंट्स या मेंबर का नाम, एड्रेस वगैरह रिकॉर्ड रखते हैं। स्टॉक रजिस्टर, इन एनपीओ के पास या प्रोफेशनल पर्सन के पास जो भी एसेट्स है उस एसेट्स को ये स्टॉक रजिस्टर में एंटर करते हैं। थर्ड है मीटिंग रजिस्टर, तो मीटिंग रजिस्टर में ये अपनी होने वाली सारी मीटिंग्स या क्लाइंट्स के साथ क्या क्या एग्रीमेंट वगैरह हुए हैं ये सारे इसमें लिखे जाते हैं। रिसिप्ट्स रजिस्टर, इन एनपीओ द्वारा या प्रोफेशनल पर्सन द्वारा अपने मेंबर से जो पैसा लिया जाता है, एडमिशन फीस हो सकती है, मंथली फीस हो सकती है, अदर कोई भी फीस हो सकती है, तो ऐसी जो फीसें रिसीव्ड की जाती है वो रिसिप्ट्स रजिस्टर में लिखी जाती है। इसी तरीके से ये अपने कुछ पेमेंट करेंगे या भुगतान करेंगे तो इसे लिखा जाएगा पेमेंट रजिस्टर में। तो यहाँ पर रिसिप्ट्स रजिस्टर में सारा अमाउंट जो रिसीव्ड करेंगे वो लिखा जाएगा और पेमेंट रजिस्टर में इनके द्वारा जो पेमेंट की जाती है वो लिखा जाएगा। अब आप इन सब चीज़ों को 5 चीज़ों को अगर कहीं अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ तुम्हारी स्कूल में अप्लाई कि स्कूल में ये चीज़ें कैसे वो मैनेज रखते होंगे, तो जब आप स्कूल में एडमिशन लेने जाते हो तो वो आपको एडमिशन फॉर्म देते हैं और कहते हैं इसमें सारी डिटेल भर के आपको लानी है। तो वो आपका एडमिशन जो फॉर्म है वही आपका मेंबर रजिस्टर है, यानी आप उस एनपीओ के रजिस्टर, आप एनपीओ के मेंबर बन रहे हो तो आपको अपने आप को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। तो ये रजिस्ट्रेशन ही मेंबर्स रजिस्ट्रेशन कहलाता है। आप उसमें जो फॉर्म में डिटेल भर के देंगे वो एनपीओ डिटेल अपने रजिस्टर में लिखेगी, तो ये कहलाता है मेंबर रजिस्टर। सेकंड स्टॉक रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर इनके द्वारा अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज ओनली एसेट्स को रिकॉर्ड करने के लिए रखा जाता है। एग्जांपल, आपके स्कूल में जो भी टेबल, चेयर, फैन, अदरवाइज जो भी एसेट्स है उस सारी एसेट्स को इसमें रिकॉर्ड किया जाएगा और एवरी ईयर इसको वापस चेक किया जाएगा कि एसेट्स में कुछ कम या ज़्यादा तो नहीं हुआ है। मीटिंग रजिस्टर, स्कूलों में भी मीटिंग रखी जाती है
PTM ये पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखी जाती है, तो वही मीटिंग रजिस्टर होता है ये भी एक तरह से। तो जब जब स्कूल वाले पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखते हैं तो वो इसके सारा रिकॉर्ड इस मीटिंग रजिस्टर में रखेंगे। फोर्थ है रिसिप्ट्स रजिस्टर या प्राप्ति रजिस्टर। तो इन NPO द्वारा या प्रोफेशनल पर्सन द्वारा अपने मेंबर से जो फीस ली जाती है, इस फीस की अकाउंटिंग इस रजिस्टर में की जाएगी, जिसको कहेंगे रिसिप्ट्स रजिस्टर। फिफ्थ है पेमेंट रजिस्टर। इनके द्वारा जो पेमेंट की जाएगी, इस पेमेंट को भुगतान करने के लिए पेमेंट रजिस्टर रखा जाता है। यानी ये अपने जो मेंबर है या जो एम्प्लॉय है उनको कुछ पेमेंट सैलरी की जो करेंगे वो सारी पेमेंट रजिस्टर में रखी जाएगी। तो अब यहाँ पर ये टॉपिक पूरा समझने के बाद अपन कुछ शब्दों को समझते हैं जो अलाभकारी संस्थाओं यानी NPO या प्रोफेशनल पर्सन से रिलेटेड होते हैं और इनका मीन्स आपको समझ में आना चाहिए। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें हैं जिनको अब अपन समझते हैं आगे। तो नेक्स्ट अगली चीज़ों को अपन समझते हैं कि अलाभकारी संस्थाओं और पेशेवर व्यक्तियों से रिलेटेड कुछ वर्ड या शब्द या मीनिंग होते हैं जिनका मीन्स अपने को पता होना चाहिए। तो अब अपन मीन्स को पढ़ते हैं। तो ऐसे कुछ मीन्स को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं मीन्स से बात करूँ तो यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट मीन्स यहाँ पर लिख रखे हैं, इनको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ मैं। सबसे पहला होता है दान या डोनेशन। ये डोनेशन जो होता है वो दो तरीके से होता है, एक होता है नॉर्मल डोनेशन, दूसरा होता है स्पेशल डोनेशन। तो सबसे पहले डोनेशन की बात कर लेते हैं। अगर आप अपना NPO चलाओगे तो NPO चलाने के लिए ज़रूरी है कि इसके लिए पैसा हो, क्योंकि बिना पैसे के कोई भी NPO नहीं चल सकता। या एक प्रोफेशनल पर्सन भी है और अगर वो अपना कुछ काम कर रहा है तो बिना पैसों के कोई भी काम नहीं हो सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी होता है डोनेशन या दान। तो जो मेंबर इनको सोसाइटी रन कराने के लिए या इन चीज़ों को चलाने के लिए जो डोनेशन देते हैं, ये डोनेशन कहलाता है दान। फॉर एग्जांपल, आपके स्कूल में पीने की पानी की व्यवस्था नहीं थी या पीने का पानी जो था उसके लिए RO नहीं था, तो आपके स्कूल के प्रिंसिपल या स्कूल वालों ने किसी को बोला और उसने कहा बच्चों के लिए RO मैं लगवा देता हूँ। तो ये जो डोनेशन दिया है या उसने जो RO लगवाया है, यही दान या डोनेशन है। तो यहाँ पर ये डोनेशन जो होता है, ये डोनेशन दो तरीके से हो सकता है। एक होता है नॉर्मल डोनेशन, एक होता है स्पेशल डोनेशन। मान लो आपके स्कूल में उसने RO लगवाया पानी के लिए, तो ये स्पेशल डोनेशन है। यानी उसने स्पेशल उसी चीज़ के लिए, जिस चीज़ के लिए स्कूल ने डिमांड की थी वो पूरी की है। तो कुछ डोनेशन से डिमांड पूरी की जाती है इन NPO की, कुछ नॉर्मल इसके रनिंग के लिए या चलाने के लिए दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एक्स ने 50,000 रुपये एक NPO को डोनेशन दिए या नारायण सेवा संस्थान को डोनेशन दिए, तो अगर जो डोनेशन दिया गया है वो डोनेशन दान कहलाएगा। अगर ये 50,000 रुपये किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए दिए गए हैं तो ये कहलाएगा स्पेशल डोनेशन, और इससे अगर नॉर्मल चीज़ के लिए दिया गया है तो ये कहलाएगा नॉर्मल डोनेशन। तो दान दो तरीके का होता है, एक होता है सामान्य दान, दूसरा होता है विशेष दान। अगर किसी विशेष उद्देश्य के लिए दिया जाए तो वो कहलाएगा विशेष दान। फॉर एग्जाम्पल, बिल्डिंग बनवानी है और आपने किसी को डोनेशन के लिए बोला, उसने डोनेशन दिया, ये कहलाएगा स्पेशल डोनेशन। सेकंड, मान लो आपको सोसाइटी को रन करवाना है और अब आपको रोज़ का 100 रुपये का खर्चे के लिए चाहिए और आपने इसको खर्चे के लिए किसी को बोला और उसने 100 रुपये आपको दान दिया, तो ये कहलाएगा नॉर्मल डोनेशन। तो दान दो तरीके के होते हैं, फर्स्ट होता है नॉर्मल डोनेशन, सेकंड होता है स्पेशल डोनेशन। स्पेशल डोनेशन स्पेशल मोटिव या काम को पूरा करने के लिए दिया जाता है। नॉर्मल डोनेशन इन सोसाइटी को रन कराने के लिए दिया जाता है या इसका कोई पहले से मोटिव फिक्स नहीं होता है। सोसाइटी इस डोनेशन के अमाउंट को अपनी मर्जी हो जैसे एक्सपेंसेस कर सकती है सोशल वेलफेयर में। फिर इसके बाद है उत्तरदान, मृत्युपत्र दान, लीजेंसी। एग्जाम के लिए जिस तरह से ये डोनेशन भी इम्पोर्टेंट है, थ्योरी में आ सकता है, वैसे ही लीजेंसी या उत्तरदान या मृत्युपत्र दान भी आ सकता है। लीजेंसी मीन्स इसका एक दूसरा नाम हो रहा है वसीयत दान या वसीयत पत्र से दान। तो ये सारी चीज़ें एक ही है, उत्तरदान, मृत्युपत्र दान, वसीयत पत्र दान। मान लीजिए हस्बैंड और वाइफ है, उनका एक मकान है, अब इनके आगे फैमिली में कोई नहीं है, ना रिश्तेदार है और ना कोई नहीं है, और अब इनको संभालने वाला भी कोई नहीं है। तो अब इन दोनों को एक ही चिंता है कि अगर हमारे में से किसी एक की डेथ हो गई तो
ये सारी चीज़ों का क्या होगा या कैसे मैनेज होगी। ऐसी कंडीशन में ये दोनों अगर चाहे तो अपनी एक विल बनाएंगे जिसको बोलेंगे वसीयत, और उस वसीयत में लिख देंगे कि जब तक जीवित है, जब तक ये मकान हमारा है और हमारी डेथ के बाद ये मकान उस एनपीओ का हो जाएगा और एनपीओ इसका मालिक कहलाएगा। तो ऐसा जो दान होता है या ऐसा कोई दान जब पहले ही कर दे अपने जीते जी, तो ऐसा दान कहलाता है लीजेंसी, उत्तरदान, मृत्यु पत्र दान या वसीयत पत्र से दान। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि व्हाट डू यू मीन बाय द लीजेंसी, या लीजेंसी से आप क्या समझते हैं। तो ऐसा डोनेशन जो एनपीओ को पहले ही मिल जाता है उसे कहते हैं उत्तरदान या मृत्यु पत्र दान या वसीयत पत्र से दान। थर्ड है चंदा या सब्सक्रिप्शन। जब आप इन संस्थाओं के मेंबर बनते हैं तो टाइम टाइम पे आपको कुछ सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आप अगर नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो कुछ 99 या 499 जो भी आता है वो भी एक इसी तरीके का है। तो जब आप कोई चीज़ परचेज करते हैं वैलिडिटी के साथ तो यहाँ ये सब्सक्रिप्शन कहलाता है। इसकी एक वैलिडिटी होती है और ये हर वैलिडिटी में आपको पे करना पड़ेगा, ये सब्सक्रिप्शन कहलाएगा। इसको कुछ आप यूँ समझ लो, स्कूल की जो मंथली फीस होती है वैसे ही ये कुछ मंथली नहीं होके कभी 3 महीने में कभी 4 महीने में हो सकता है। अगला है आजीवन सदस्यता शुल्क, लाइफ मेंबरशिप फीस। आजीवन सदस्यता शुल्क या लाइफ मेंबरशिप का मीन्स हो गया कि आप जब इन एनपीओ या इन सोसाइटी के मेंबर बनते हैं तो मेंबर बनने पर आपको कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं और ये चार्जेस आपके लाइफ टाइम तक चलते रहेंगे। मीन्स लाइफ टाइम तक के लिए ये चार्जेस होते हैं, आपको बार बार नहीं देना पड़ेगा, ये अमाउंट एक बार देना पड़ेगा। तो एनपीओ जब अपने मेंबर को रजिस्टर बनाते हैं, मेंबर को रजिस्टर्ड करते हैं तो उसके साथ ही इससे कुछ ये अमाउंट भी लेते हैं। ये अमाउंट लाइफ मेंबरशिप फीस मीन्स एक बार हो सकता है या इसको टुकड़ों टुकड़ों में ले सकते हैं या एक साथ पे किया जा सकता है, लेकिन ये एनपीओ द्वारा लिया जाता है। फिफ्थ है एंट्रेंस फीस या प्रवेश शुल्क। एंट्रेंस फीस या प्रवेश शुल्क जब आप इस मेंबर के फर्स्ट बार इन सोसाइटी के फर्स्ट बार मेंबर बनते हो तो मेंबर बनने पर ये एंट्रेंस फीस या प्रवेश शुल्क लेते हैं। फिर है पुरानी संपत्ति का विक्रय, सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। जब कोई पुरानी संपत्ति ये बेच देते हैं तो इनसे इनको पैसा मिलता है बेचने से, तो जो बेचने से जो पैसा रिसीव्ड हुआ है वो डाला जाएगा इसमें सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स में। फिर है होनरियम या मानद भुगतान। अगर इनके यहाँ पर टाइम टाइम पे कोई मेंबर आता है या अदर कोई मेंबर आता है या कोई सेलिब्रिटी पर्सन आता है जिसको ये बुलाते हैं तो इनको अलग से कुछ फीस का भुगतान किया जाता है। इसी फीस को कहा जाता है होनरियम या मानद भुगतान। तो एनपीओ या अलाभकारी संस्थाएं अपने यहाँ पर अकाउंटिंग करने के लिए 5 रजिस्टर रखती है। 5 रजिस्टर के बाद अपन ने पढ़ा कि इनसे रिलेटेड कुछ आइटम्स होते हैं, जैसे ये 7 आइटम्स पढ़े तुमने। फर्स्ट डोनेशन, सेकंड उत्तरदान, थर्ड सब्सक्रिप्शन, फोर्थ लाइफ मेंबरशिप फिक्स, फिफ्थ एंट्रेंस फीस, 6 सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स एंड 7th मानद भुगतान या होनोरियम। अब इसके बाद अगली चीज़ अपन पढ़ेंगे कि ये अपनी अकाउंटिंग कैसे करते हैं या जो रजिस्टर रखते हैं उन रजिस्टर के बेस पर अपनी अकाउंट्स में ये कौन कौन से अकाउंट्स बनाएंगे। तो अब अपन बात करते हैं अकाउंट्स की, यानी एनपीओ और प्रोफेशनल पर्सन अकाउंटिंग कैसे करेंगे या अपना लॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे ताकि उन्हें भी ये पता चल सके कि हमारा जो एनपीओ चल रहा है वो लॉस में चल रहा है या प्रॉफिट में चल रहा है। तो यहाँ पर लॉस और प्रॉफिट के लिए सबसे पहले अपन देखते हैं इनकी बुक्स, जो मैंने पहले समझाई थी। तो पहले मैंने ये बताया था कि ये 5 बुक्स रखते हैं, तो यहाँ पर इन 5 बुक्स के बेस पर अपन इनका लॉस और प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। और लॉस और प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए जो 5 बुक्स रखते हैं पहले उनको देख लेते हैं। तो 5 बुक्स में फर्स्ट बुक्स थी अपनी मेंबर रजिस्टर, पढ़ा उसमें ये अपने मेंबर के नाम पते वगैरह लिखते हैं। अब ये जो बुक्स होती है वो केवल मेंबर का नाम पता लिखते हैं, तो इनके मेंबर से रिलेटेड कोई चीज़ हो तो वो उसमें लिखी जाती है। अकाउंट्स में उसको अभी नहीं देखेंगे। फिर सेकंड वो रखते हैं मेंबर रजिस्टर के बाद स्टॉक रजिस्टर। स्टॉक रजिस्टर में केवल एसेट्स और लायबिलिटी का अकाउंटिंग की जाती है, तो ये एसेट्स और लायबिलिटीज बाद में जब अपन बैलेंस शीट बनाएंगे तो उस बैलेंस शीट में लिख देंगे। थर्ड होती है मीटिंग रजिस्टर, तो मीटिंग रजिस्टर का भी अपने अकाउंट्स में अभी कोई रोल नहीं है, तो इन सारे रजिस्टर को मैं अभी
एक बार छोड़ता हूँ, बाद में पढ़ेंगे इनके बारे में। अभी फिलहाल मैं बात करता हूँ केवल इनके दो रजिस्टर जो मेन होते हैं। पहला रजिस्टर होता है रिसिप्ट्स रजिस्टर, दूसरा होता है पेमेंट रजिस्टर। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप मेरे पास फीस जमा करा रहे हो तो मैंने आपको एक रसीद काट के दी, वो रसीद जो मैंने काट के दी ना, वो रसीद ही मेरे लिए पेमेंट रजिस्टर, प्राप्ति रजिस्टर है या रिसिप्ट्स रजिस्टर है। तो जब जब ये एनपीओ फीस या ऐसी कोई रिसिप्ट्स प्राप्त करते हैं और जब कोई भुगतान करते हैं या पेमेंट करते हैं तो ये दो बुक्स रखते हैं। तो इन दोनों बुक्स की हेल्प से कैश बुक बनाते हैं। और ये कैश बुक वही कैश बुक है जो अपन ने क्लास 11th में पढ़ी थी। यानी कैश बुक कितने टाइप से होती थी, तो कैश बुक अपन 11th में पढ़ के आए, 3 टाइप से होती थी, सिंपल कैश बुक, बैंक कॉलम कैश बुक, पेटी कैश बुक। तो ऐसी ही ये संस्थाएं भी एक कैश बुक रखती है। और कैश बुक का कुछ फॉर्मेट ये था अपना, डेट पर्टिकुलर सेलेफ कैश, डेट पर्टिकुलर सेलेफ कैश। तो इनके द्वारा जो रजिस्टर रखे जाते हैं, इन रजिस्टर में ये सबसे पहले कैश बुक रखते हैं और कैश बुक में अकाउंटिंग की जाती है। और कैश बुक में जो अकाउंटिंग सारी की जाएगी वो अकाउंटिंग की जाएगी रिसिप्ट्स रजिस्टर और पेमेंट रजिस्टर के बेस पे। तो यहाँ पर कैश बुक का एक रूल्स होता है कि आप जो भी रिसिप्ट्स करते हो वो 2 में लिखा जाता है, जो भी पेमेंट करते हो वो बाई में लिखा जाता है। तो ये एनपीओ या प्रोफेशनल पर्सन जो अपनी रिसिप्ट रजिस्टर या पेमेंट रजिस्टर होता है, इनके पेज की टोटल करते हुए जो जो पेमेंट इन्होंने रिसिप्ट्स की है वो सारी 2 में लिखते जाएंगे मंथली वाइज, और जो जो इन्होंने भुगतान किया है वो सारा बाई में लिखते जाएंगे और यहाँ पर कैश बुक प्रिपेयर करेंगे। तो एनपीओ और प्रोफेशनल पर्सन अकाउंटिंग करने से पहले अपनी इनकी बुक्स पढ़ेंगे। तो ये 5 बुक्स रखते हैं। पहली है स्टॉक मेंबर रजिस्टर, सेकंड है स्टॉक रजिस्टर, थर्ड है मीटिंग रजिस्टर, फोर्थ है रिसिप्ट्स रजिस्टर, 5वां है पेमेंट रजिस्टर। इन दोनों रजिस्टर की हेल्प से ये कैश बुक बनाएंगे और ये जो कैश बुक बनाई जाएगी, इस कैश बुक की हेल्प से एनपीओ या प्रोफेशनल पर्सन अपना लॉस प्रॉफिट निकालने के लिए 3 खाते बनाएंगे। पहला अकाउंट्स कहलाता है प्राप्ति व भुगतान खाता, जिसको अपन बोलेंगे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा कहलाएगा आय व्यय खाता, इनकम एंड एक्सपेंचर अकाउंट। तीसरा कहलाएगा चिट्ठा या बैलेंस शीट। तो एनपीओ द्वारा या प्रोफेशनल पर्सन द्वारा अपनी अकाउंटिंग या अपना लॉस प्रॉफिट निकालने के लिए 3 अकाउंट्स बनाए जाते हैं। पहला अकाउंट्स कहलाता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा कहलाता है इनकम एंड एक्सपेंचर अकाउंट और तीसरा कहलाएगा बैलेंस शीट या चिट्ठा। तो एनपीओ और प्रोफेशनल पर्सन अपनी अकाउंटिंग करने के लिए 3 खाते बनाएंगे। तो फर्स्ट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से रिलेटेड अब अपन कुछ रूल्स देखते हैं और रिसिप्ट पेमेंट में क्या क्या लिखा जाता है इसके बारे में बात करते हैं और फिर रिसिप्ट पेमेंट को अपन प्रिपेयर करेंगे इसमें।